नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री 28 पैसे के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री चौथी पास राजा हैं? और क्या प्रधानमंत्री साजिश रचने वाले गैंग के मुखिया हैं? और क्या प्रधानमंत्री इस देश के तमाम वर्ग का हक मारने वाले प्रधानमंत्री हैं? आज बात आपसे इसी पर। आज दयानिधि स्टालिन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री 28 पैसे का, यानी नरेंद्र मोदी 28 पैसे का प्रधानमंत्री। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु का हक मारा है, तमाम सारे उन राज्यों का हक मारा है जो गैर बीजेपी शासित है, तब तो यही लगता है कि वो 28 पैसे का ही है। क्योंकि जो तमिलनाडु उन्हें 1 रुपया देता है, उसके बदले में जो उसका अपना हक है रेवेन्यू पर, उसमें वो सिर्फ 28 पैसे देता है, वो भी तमाम किस्तों में, वक्त पर नहीं देता है, जिससे जनता के काम करने में, जनता के वेलफेयर के लिए काम करने में तमाम बाधाएं आती हैं। उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। उन सारी चीजों को लेके वो अपने आंकड़े दिखाते हैं, और दिखाते हैं किस तरह से भारत सरकार ने तमाम योजनाओं के पैसे रिलीज नहीं किए और नहीं दिए। और यह सिर्फ तमिलनाडु के साथ नहीं हुआ, हर गैर बीजेपी शासित राज्य के साथ यही किया गया। तो प्रधानमंत्री क्या देश का प्रधानमंत्री है, या वो सिर्फ गुजरात का या कुछ उन राज्यों का ही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो यह संदेश जाता है कि किस तरीके से उन्होंने यह खेल रचा है। यही नहीं, इस देश को जिस तरह से कर्ज में ढकेला है, उसका नतीजा है कि आज देश का व्यापार घाटा भी बढ़ गया है, देश के तमाम पीएसयूज भी बंद हो गए हैं, तमाम सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। आज देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज लद गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है। हालत यह हो गई है कि देश दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में से हो गया है, और अलार्म बजने लगा है, रेड लाइट जल गई है कि अब यह हिंदुस्तान गिरवी रखने की स्थिति जैसे आ गई। हालत यह हो गई है कि एक तरफ वंदे भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेठी में इन्हीं के डीसीएम को लेकर के जा रही जो ट्रेन होती है, उसका वो रुक जाता है, और ट्रेन को पहली बार आपने धक्का दे करके ले जाते देखा होगा। वह दशा होती है, और यह दशा होती कि ट्रेन को धक्का दे करके ठेल करके आगे किया जाता है। पहली बार यह हालत होती है। तो यह हिंदुस्तान हो गया है। यह हिंदुस्तान हो गया है कि फर्जी चेहरों के बूते नफरत फैलाने के लिए जिन सेना के जवानों अधिकारियों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जिन्होंने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जी दूसरी चीजें करी, उनको कैसे फिर इनाम दिया जाता है, उसका नतीजा आर.के. भदौरिया को, जो एयरफोर्स के चीफ थे और सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 की तथाकथित है, उस सर्जिकल स्ट्राइक के समय वही चीफ थे, और उन्हें भाजपा में शामिल करा लिया जाता है। देखिए आप, मोडस एक चीफ थे, उस समय कहा गया, उस समय उनको भाजपा में लाया गया, फिर दूसरे को लाया गया। पहले किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फिर कैसे उनको, उनके जरिए क्या क्या खेल किए जाते हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे आप। अमित शाह की भाषा में क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी ये है कि इस तरह के खेल किए जाते हैं, और जब इस तरह के खेल किए जाते हो तो आप उसको समझ सकते हैं।
इसके बाद जब यह खेल हो रहे होते हैं, उसी दौर में बात होती है कि अब आखिर देश जा किस दिशा में रहा है। तो जब हम उसकी दिशा तय करने की बात करते हैं तो आता है कि दिल्ली में क्या खेल चल रहा है। मैं निश्चित रूप से कभी भी मैं आज तक अरविंद केजरीवाल को जस्टिफाई नहीं कर पाया और मुझे नहीं कभी लगा कि वो सही व्यक्ति है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी ने किया वो गलत है और उनको इस समय की गई गिरफ्तारी को मैं गलत मानता हूं। और उनकी पार्टी के लोग उन्हें चौथी पास राजा कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या है, बहुत सारी वजहें, लेकिन इसी चेहरे के बूते उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता। पंजाब में इसी समय एक घटना होती है कि वहां अवैध शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना पर उनका मंत्री वहां जाता है और वह लोगों से क्या कहता है कि ये कोई सरकार की गलती से थोड़ी ना मरे, वो कोई सरकारी ठेकेदार था जो हम चिंता करें, गलती तो आप लोगों की है। अवैध शराब आपके राज्य में बिक रही है, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनके संगरूर में बिक रही है, वहां पर यह घटना हो रही है। और उसके बाद में वो इस तरह की जब दलीलें देते हैं तब एक जरूर सवाल उठता है कि आखिर चौथी पास या मदारी या इस तरह से कॉमेडियन को यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे तो यही दिन देखने को मिलेगा। इसलिए मदारियों के चक्कर में मत पड़िए, इन तमाम सारे जो हंसी मखौल उड़ाने वाले लोग हैं इनके चक्कर में मत पड़िए, ये जो ठुमके लगाने वाले और दिखते हैं आपको जो फिल्म वाले, इनके चक्कर में मत पड़िए। आप क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनिए, उसका काम है। यदि वो चुना होता तो शायद यह ऐसा ना होता, और तो शायद दिल्ली में भी यह बुरा दिन देखने को न मिलता कि आज संविधान का मखौल उड़ रहा है और मुख्यमंत्री जेल में, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जेल में। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। यह देश के लिए घातक है, निश्चित रूप से दुखद, और यह दुखद है उस विपक्ष के लिए भी जो यदि इसको जस्टिफाई कर रहा है, और उस सत्ता पक्ष के लिए भी जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। मैं समझता हूं कि यदि वो गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था तुरंत, और कहना चाहिए था जब मैं पाक साफ होकर के आऊंगा तब मैं यह पद संभालूंगा, उनका कद बड़ा हो जाता। लेकिन आज वो मेरी नजर में और भी गिर गए, और मैं उन्हें भ्रष्ट पहले ही निजी तौर पे मानता था, और अब मैं उन्हें नैतिक तौर पे भी बहुत पतित मानता हूं। यह मेरा अपना मानना है। लेकिन चलिए, राजनीति है, राजनीति चल रही है, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो गलत है सो गलत, चाहे नरेंद्र मोदी ने किया हो चाहे विपक्ष करे। तो सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद एक और विषय आता है कि क्या इस देश के अंदर नफरत जिस तरीके से पनपाई जा रही है, जिस तरह से खेल किए जा रहे हैं, और होली जो प्रेम का त्योहार है उसे गंदा किया जा रहा है, तो क्या आप इसे सही मान लेंगे? आज लिस्ट जारी की बहुजन समाज पार्टी ने, यानी मायावती ने अपनी पार्टी की, और मायावती की पार्टी की जब लिस्ट जारी होती है तो वह लिस्ट जो खुद को विपक्ष कहती हैं, या तो आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाइए, तो दिखावे में विपक्ष वैसे सत्ता पक्ष की सहयोगी। और उन्होंने जो कैंडिडेट घोषित किए उसमें जिस तरीके से उन्होंने 7 कैंडिडेट उन क्षेत्रों में मुस्लिम घोषित किए जहां से मुस्लिम्स के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। आज जरूरत है उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए, तो छद्म जो विपक्ष है, चाहे ओवैसी हो, चाहे मायावती हो, या तमाम सारे और लोग हैं,
मैं इसमें ममता बनर्जी को भी मानता हूं, इसमें अरविंद केजरीवाल को भी मानता हूं। तो ये लोग उस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, और ये जो कैंडिडेट उतारते हैं वो कैंडिडेट वो होते हैं जो तमाम नफरत के बूते खड़े हुए होते हैं। और इन्होंने इसी तरीके से किया। नफरत की राजनीति है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। कोई कहता है कि हम सवर्णों से नफरत करते हैं, कोई कहता है हम दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं। कोई हिंदू से नफरत करता है, कोई मुसलमान से नफरत करता है, कोई सिख से नफरत करता है, कोई ईसाई से नफरत करता है। सबसे बड़ी जड़ लोकतंत्र के लिए जो खतरा है वो यही नफरत। इस नफरत को छोड़ने की जरूरत। आज मूल्यों पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि जो दाल 70-80 रुपए किलो अरहर की दाल मिलती थी वो आज क्यों 180 रुपए की, 190 रुपए की मिल रही? क्यों तमाम सारी चीजें और महंगी हो रही? क्यों इस तरह के हालात पैदा हो गए? इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर आज चर्चा नहीं होती। आज चर्चा होती है कि कैसे आपके हक मारे जाए, और यह हक मार करके इस देश को असमानता की खाई में ढकेल दिया गया है। एक वर्ग धनाढ्य पर धनाढ्य होता जा रहा है, उसकी 280% बढ़ोतरी हो जाती है उसकी आमदनी में, लेकिन दूसरी तरफ देश की जो राष्ट्रीय आय है वो 10% बढ़ती। जो यह हालत हो तब फिर आपको चिंता करनी पड़ती है कि 10 साल में बना क्या है, 10 साल में मिला क्या है। इस देश की शिक्षा नीति को खराब कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर नफरत परोसी जा रही, तमाम जय श्री राम बोल करके नफरत परोसी जा रही, और दूसरे तमाम नफरत फैलाने वाले खेल किए जा रहे हैं। जब यह खेल किए जा रहे हो उस वक्त में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दंगे फसाद सारी चीजें कहां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? उन्हें क्यों आइडेंटिफाई किया जा रहा है धर्म के नाम पर? उदाहरण देता हूं। बिजनौर में एक व्यक्ति अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था, कोई उसका बीमार था उसे देख, और जब वो पहुंचता है तो वहां अराजक तरह के लड़के, होली आज शुरू नहीं हुई थी, होली खेलने लगते हैं, उन्हें भिगा देते हैं। चलिए भिगा दिया आपने, फिर भी आदमी निकले जा रहा था, फिर उसे रोक लेते हैं, उसके कलर लगाते हैं, कहता है क्या भाई साहब, उसके चेहरे को काला कर देते हैं। उसके बाद में उसकी मां को लगाते हैं, उसकी पत्नी चूंकि बुर्का पहने होती है इसलिए उसके तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जिस तरीके की ये हरकतें करते हैं, एक व्यक्ति डंडा लिए घूम रहा होता है, वो यह बताता है कि आप बलपूर्वक किस तरह की घटना करने के लिए बैठे हैं, और उसके बाद में नफरत के साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ये नफरत का प्रतीक हो गया है, और इसी नफरत का प्रतीक है कि जिस तरह से ये नफरत फैलाई जाती है उन पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, उनमें जयपुर से भी एक टिकट दी सुनील शर्मा को। वो सदैव सकारात्मक बात करते रहे, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते रहे। जहां सब लोग नफरत, जयपुर डायलॉग के दौरान नफरत फैला रहे थे, वो इकलौते व्यक्ति थे उसमें जो सबको जोड़ने की बात करते थे और नफरत को सबसे बड़ा खतरा बताते थे। वो लड़ते थे इससे, लेकिन इस देश में इतनी नफरत फैल गई है कि हमारे जैसे तमाम सारे वो पत्रकार जो नफरत के खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं नफरत खतरा है, वो लोग इसको फैला रहे थे कि कैसे वो जयपुर डायलॉग से जुड़े हुए सुनील शर्मा को टिकट दे दी गई। अरे भाई, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वह शख्स उस पूरी भीड़ में जब सब नफरत फैला रहे थे, अकेला उससे लड़ रहा था, अकेला व्यक्ति उस नफरत का तोड़ बता रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए,
और वो इस देश को जोड़ने, इस देश की सभी कौमों को एक साथ ले चलने की बात कर रहा था। जो शख्स ऐसा कर रहा हो उसको शाबाशी देने की बजाय, उसका समर्थन करने की बजाय उल्टा उसका टिकट कैसे काटा जाए, इसके लिए जो खेमा लगा हुआ था कांग्रेस का, उस खेमे का समर्थन करते हैं, उस विपक्ष के उस खेमे का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे के लोग उससे चिढ़ते थे कि वो इकलौता व्यक्ति था जो जयपुर डायलॉग में आकर के बोलता था मोहब्बत की बात। यह भी एक होता है। इस तरह भी खेल किए जाते हैं कि आपके घर में घुस के आपको कैसे वो किया जाए। और इसी तरह के खेल के कुछ और लोग भी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी आने के बाद में क्या कहती है अपने पति से मिलने के आने के बाद, कि उन्होंने कहा है कि आप मंदिर जाइए, आप भाजपा से नफरत मत कीजिए, आप इससे ईडी को मत कुछ कहिए, आप जो है लगातार जिस तरीके की उन्होंने, मतलब पूरा उनका आप जरूर सुने वीडियो मैं कहूंगा, और सुन के लगेगा कि वो आरएसएस की भाषा बोल रही है, वो नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रही है कि कैसे आप राष्ट्रभक्ति के लिए काम कीजिए, आप कैसे इस तरह से, मतलब गजब की स्थिति है, शर्म आती है। एक तरफ आप लड़ने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, राष्ट्र को प्यार करता है और वो अपने देश, अपने समाज, अपने गणराज्य को, गणतंत्र को एक रखना चाहता है। लेकिन वो हर भाषा का, हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का सम्मान भी चाहता है। हर किसी का सम्मान हो और सब एक हो करके इसको देश बनाए, इस गणतंत्र को मजबूत करें, उस दिशा में काम करने की जरूरत होती है। तो हम यहां आकर के यह सिखा रहे हैं कि भाजपा से प्यार करिए, उससे ये करिए। आज भाजपा से प्यार क्यों उमड़ पड़ा है? अरविंद केजरीवाल ने यदि यह संदेश दिया है और आप पढ़ के सुना रही हैं, तो यह लगता है कि कहीं आप भी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए प्रयासरत तो नहीं है। निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे आज भी याद आता है, मैं बार बार कहता हूं और उस वीडियो को भी मैं बार बार आपको बताता हूं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे भाजपा के हैं। इसको मैं सुना देता हूं। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे। इससे आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू में यह बात कही कि वो बीजेपी वाले हैं। आज आप खेल समझ लीजिए। इस तरह के लोगों को पहचानने की जरूरत, वास्तव में हमें उस ईमानदार विपक्ष की जरूरत है जो प्रेम की भाषा लेकर के चले, जो जोड़ने की भाषा लेकर के चले और जो जयपुर डायलॉग्स में जाए और वहां उनके बीच में पहुंचकर आपकी बात करे। जहां सब नफरत फैला रहे हो वहां लड़कर बोले। उसकी जरूरत है। हमें उसकी जरूरत नहीं है जो अकेले ही सब कुछ कह दे। तो साहब, ऐसी स्थिति में अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे ही प्रत्याशी आने चाहिए उन लोगों को, ना कि लड़वाने को, विपक्ष को खत्म कर देने वाले। इसलिए हम सबको बड़ा सचेत होना है, पहचानना है असली विपक्ष को, पहचानना है असली देश को प्यार करने वालों को, और पहचानना है कौन भाजपा का व्यक्ति दूसरे देश में छिपा हुआ है। यदि हमने नहीं पहचाना तो हमसे गलती हो जाएगी, और देर हो गई तो अब सुधारने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार सोचिए, क्योंकि राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलिए और सच्चाई के साथ चलिए। वो टिकट नहीं मांगते हैं, वो किसी से जो है और कुछ नहीं मांगते हैं, वो आपसे सच की बात करने की बात कहते हैं। उसको समझने की जरूरत है।
चाहे उसके लिए कितनी विपरीत परिस्थिति हो। जय